सभी बच्चे और साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है, वो आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 10वीं और +2 की बोर्ड की परीक्षाएं लेता है। और इसमें दोस्तों जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है अभी जो मार्च 2025 में होगी और +2 की बोर्ड की परीक्षा मार्च 2025 में होगी, उसको लेकर के अभी बोर्ड ने वेबसाइट पर अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर जो वो अपलोड कर दिए हैं। और उसी संदर्भ में जो 10वीं क्लास है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो वो जिसमें 60 नंबर का जो वो ये पेपर होगा, और उसके बाद आप सभी जानते हैं 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है और 20 नंबर का साइंस का जो वो प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर जो वो साइंस के बनते हैं। तो दोस्तों इसमें हम 60 नंबर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें जो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले आप सभी जानते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी बात होती है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो वो पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर दिया ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो वो अनिवार्य आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन A B C D यानी 4 सेक्शन में जो वो पेपर को विभाजित किया हुआ है। पहले 16 क्वेश्चन जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि 1 मार्क्स के हैं, और उसके बाद 16 से 24 क्वेश्चन जो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और वो 2 नंबर के हैं। और उसके बाद सेक्शन C में 25 से 28 जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इनके जो वो नंबर 3 जो वो रहेंगे हर एक क्वेश्चन के। सेक्शन D में 29 से 31 जो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन जो वो कंपलसरी रहेंगे और ये क्वेश्चन जो वो दोस्तों 5 नंबर के होंगे। और लास्ट में दिया कि ड्रॉ लेवल डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर आपने डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये जनरल इंस्ट्रक्शन रही। और उसके बाद अगर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सेक्शन A जो वो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस। ये बोल रहा है कि जो एल्यूमिनियम और जब क्लोरीन का आप रिएक्शन करते हैं तो आपको जो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तो इसकी इक्वेशन जो वो कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन C रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात हम करेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो दोस्तों ये ऑप्शन C कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, तो दोस्तों वह कौन सा नॉन मेटल है जो फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने में काम जो वो आता है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन D नाइट्रोजन। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन कंपाउंड कौन सा है जिसमें 2 जो है वो कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो वो दोस्तों इथेन होता है। सभी जानते हैं मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 और प्रोपेन में 3 और ब्यूटेन में 4, तो यहाँ पर राइट आंसर जो वो ऑप्शन B रहेगा चौथे का। उसके बाद 5वां प्रश्न है दोस्तों विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप सभी जानते भी होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर आएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन A एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आर ऑलवेज इक्वल। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, हमारी आंख में जब हम चीज़ों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो उसकी इमेज जो वो कहाँ पर बनती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C रेटिना पर ये इमेज बनती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसमें जो करंट फ्लो करता है किन किन कारणों के कारण जो है वो रेजिस्ट होता है आगे चलने से, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों नेचर ऑफ द मटेरियल्स। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एंड इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 V द पावर कंज्यूम्ड, यानी बोल रहा है कि इसमें जो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 25 वाट। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, तो अमीबा में फूड जो है दोस्तों फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, तो दोस्तों 2 न्यूरॉन के बीच के जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 एंथर कंटेन्स, तो एंथर जो है वो दोस्तों यानी पुकेसर है और इसमें पोलन ग्रेन जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल्स टू अनदर इन अ फूड चेन, आप सब जानते हैं फूड चेन में के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बोल रहा है एनर्जी का फ्लो जो वो कितना रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन B 10% एनर्जी फ्लो जो वो रहेगा। उसके बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर याद दिया हुआ कि क्वेश्चन 13 to 15 जो है वो ये वाले 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन जो है वो इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है दोस्तों, असर्शन A एंड रीजन R, आंसर दिस क्वेश्चन बोल रहा है। और क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों और इसके इन तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन जो वो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इन तीनों के ऑप्शन जो दोस्तों यही रहेंगे A, B, C और D। तो जो प्रश्न नंबर 13 है इसमें असर्शन दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, और इसमें रीजन दिया हुआ है एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज वेयरली इवेंट। तो यहाँ पर इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि सही ऑप्शन जो वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो D वाला है A इज़ फॉल्स बट R इज़
ट्रू। तो इस प्रश्न नंबर 13 का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि ए जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन जो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और रीजन जो वो नीचे ठीक दिया हुआ दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो वो सही आंसर रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ असर्शन है इसकी दोस्तों, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। और कंपास को जब आप किसी इलेक्ट्रिक वायर के पास कंपास को रखते हैं तो वो कंपास की नीडल जो वो डिफ्लेक्शन कम शो कर देती है जब उस पर करंट जो वो बढ़ाते हैं, तो तब ऐसे होता है बोल रहे हैं। अब रीजन दिया हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है। तो इसका मतलब है 14वें क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आपको ऑप्शन डी ही रहेगा, यानी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए जो है वो असर्शन 14वें क्वेश्चन की फॉल्स इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब भी कंपास जो वो हम करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं और उस वायर में अगर हम करंट जो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो वो इंक्रीज़ करेगी, जो कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डिक्रीज़ कर रही है। तो ये आपका 14 का भी 13 और 14 का ऑप्शन डी जो वो रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, असर्शन दी हुई है द यूज़ ऑफ केमिकल लाइक CFC हैज़ एंडेंजर्ड द ओजोन लेयर, रीजन दिया हुआ है कि सिंस द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन दिस कुड डैमेज द एनवायरनमेंट। इसमें दिया हुआ कि जो असर्शन है CFC जो केमिकल है और वो ओजोन के लिए एंडेंजर्ड है, तो बिल्कुल सही बात है। और रीज़न दिया हुआ है कि ओजोन लेयर जो वो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और जिसके कारण जो वो एनवायरनमेंट जो वो डैमेज होता है। तो इसमें दोस्तों असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका सेक्शन ए जो वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी जो वो 2 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। आपको जो वो आपके टीचर ने क्लास में एक एक्टिविटी करवाई होगी, ऐसे मैग्नीशियम रिबन होता है, आप सभी जानते हैं। और उस मैग्नीशियम रिबन को आप जो है वो जलाने से पहले दोस्तों उसको हम सैंड पेपर से जो साफ़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये मैग्नीशियम रिबन हवा के संपर्क में आता है दोस्तों, जैसे ये मैग्नीशियम है, तो हम मैग्नीशियम रिबन जब हवा के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो है वो बन जाती है, और ये परत इस मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध जो वो उत्पन्न करता है। इसलिए अगर हम इसको सैंड पेपर से अगर इसको साफ़ करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जो वो हट जाती है और फिर ये आसानी से जलना शुरू कर देता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, यानी बोल रहा है कि मान लो आपके पास बीकर में जो है वो एसिड है, उसको जब आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू दी एसिड। ये बोल रहा है कि आपको जो वो ये सुझाव क्यों दिया जाता है कि आपने जो है वो क्या करना है कि जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आपने एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, यानी अगर आपने बीकर में वाटर लिया है तो उसी में आपने एसिड जो है वो ऐड करना है, ना कि आपने एसिड में वाटर ऐड करना है। बोला क्यों ऐसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए बात ऐसी है, अगर जब आप ये एसिड को अगर आप वाटर के अंदर डालेंगे तो वो आराम से जो वो मिक्स हो जाता है और उसमें कोई जो वो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब आप वाटर को एसिड में डालते हैं, यानी जैसे मान लो आपने ये बीकर में जो है वो एसिड लिया हुआ है और आपने इस एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आप इसमें जो वो वाटर ऐड कर रहे हैं, तो दोस्तों वाटर जो वो एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट जो वो उत्पन्न होती है और उस हीट के कारण जो वो ब्लास्ट भी हो सकता है, और इसी कारण जो वो हम वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालते हैं डाइल्यूट करती बार, जबकि हम एसिड को वाटर के अंदर एसिड को डाइल्यूट करने के लिए डालते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर द वेल्डिंग। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय जो वो इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। बोल रहा है इसके स्थान पर हम इथाइन और वायु का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, एयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, जब हम किसी मेटल की जो है वो यानी धातु के बने हुए किसी वस्तु की जो हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों उसको जो वो मेल्ट करना पड़ता है, यानी वो जब मेल्ट होगा तभी वो वेल्ड होगा। तो दोस्तों वो उसको मेल्ट करने के लिए जो है वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में हाई हीट जो वो उत्पन्न करना जो वो ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हम ऑक्सीजन और इथाइन के मिक्सचर को वेल्डिंग में यूज़ करते हैं तो जो ऑक्सीजन और इथाइन है वो उसकी केमिकल रिएक्शन से जो वो लो जो बहुत गर्म होती है और इससे बहुत ज़्यादा तापमान पैदा होता है, और यह तापमान जो है वो दोस्तों धातुओं को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम जो वो वेल्डिंग आराम से कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसके स्थान पर इथेन और हवा के मिश्रण का प्रयोग करें तो इससे एक तो अपूर्ण दहन होता है दोस्तों, और अपूर्ण दहन से धुआं निकलेगा और कालिख लग जाएगी, और दूसरा इससे यह होगा कि पर्याप्त तापमान भी इसमें जो वो ऊष्मा जो वो उत्पन्न नहीं होगी, और जिससे कि
कि हम जो वो वेल्डिंग कर सके। यानी जब हम कुल मिलाकर के कहें इथाइन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे इतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है कि वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा और वो वेल्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम इथाइन और हवा का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो वो इतनी ज़्यादा हीट जो वो उत्पन्न नहीं होती है जिससे कि मेल्ट होने के बाद जो वो वेल्डिंग हो सके, और इसके कारण जो वो कालिख भी लग जाती है क्योंकि ये अपूर्ण दहन होता है इससे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। बोल रहा कि जो व्हीकल्स होती है उसमें हम जो हमारा रियर व्यू होता है मिरर में, उसमें हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम गाड़ियों में जो ड्राइवर के साइड में जो मिरर होता है उसमें हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों, जो वो दूर की चीज़ों को छोटा करके बताता है। और साथ ही दोस्तों ये दूर की वस्तुओं को, यानी जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो दूर की वस्तुओं या गाड़ियों को उनका प्रतिबिंब जो वो यानी इमेज जो वो दोस्तों मिरर में सीधी बनाता है, और जिसके कारण जो वो चालक को यानी ड्राइवर को जो वो ट्रैफिक वाले क्षेत्र में जो वो आसानी से वो देख सकता है और ड्राइव कर सकता है, इसलिए उसको ऐसा जो वो और ये कन्वेक्स मिरर जो वो लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो वो सॉल्व करने वाला है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो वो इसका आंसर लगा दूंगा। इसका आंसर जो वो दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल जो वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजेस देन 25 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि अगर हम आँख, जैसे ये आँख है तो आँख के मान लो यहाँ इस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके बीच ये दूरी जो वो इस ऑब्जेक्ट की 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो बोल रहा है मान लो इस 25 सेंटीमीटर की दूरी से पीछे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लो यहाँ पर रख दिया, तो ये बोल रहा है कि आँख जो है वो क्यों उस ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आसानी से देख नहीं सकती है। वो होता है, इसलिए होता है दोस्तों ये क्योंकि हमारी आँख जो है वो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है देखने का वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो जब हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर अगर कोई वस्तु रखी होगी तो उसकी इमेज जो वो हमारी आँख की रेटिना पर बनती है और वो हमें जो वो चीज़ें दिख जाती है, वो वस्तु दिख जाती है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर वो वस्तु रखी होगी तो उसकी इमेज जो वो दोस्तों रेटिना पर नहीं बनती है, इसी कारण वो हमें नहीं दिखाई देती है। चाहे आप प्रयास करके देख लेना, 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर कोई वस्तु आप रखेंगे आँखों के तो वो आपको नहीं दिखाई देगी, वो आपको धुंधली जो वो अगर दिखाई देगी तो धुंधली दिखाई देगी दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। आप सभी जानते हैं दोस्तों डिफ्यूजन यानी विसरण। डिफ्यूजन में होता है कि जैसे कोशिका है तो कोशिकाओं में जैसे वाटर की मूवमेंट है या गैसेस की मूवमेंट है तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी। जैसे अगर कोशिका के बाहर अगर वाटर ज़्यादा है तो वो कोशिका के अंदर तभी जाएगा जब बाहर ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा। और जैसे गैसेस है तो बाहर अगर गैसेस ज़्यादा है, मान लो CO2 है या O2 है, तो वो अंदर तभी जाएगी जब अंदर कम होगी। तो इस तरह से बोल रहा है कि डिफ्यूजन होता है। लेकिन बोल रहा है ये ह्यूमन बींग में या जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग है उसमें डिफ्यूजन विसरण के द्वारा जो वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो वो आसान क्यों नहीं है, इनसफिशिएंट क्यों है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि विसरण जो है वो सिर्फ वायुमंडल के संपर्क में आने वाली कोशिकाओं में ही विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन जो वो जा सकती है। लेकिन हमारा शरीर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का शरीर जो वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज़ है और लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो सारी की सारी हमारी बॉडी की कोशिकाएं जो है वो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कोशिकाएं जो वो वायुमंडल के संपर्क में नहीं है, और वायुमंडल के संपर्क में नहीं है तो वो अंदर वाली हमारी बॉडी की दूसरी कोशिकाएं हैं, वहाँ तक डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसी कारण से डिफ्यूजन जो वो इनसफिशिएंट रहता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का आदान प्रदान यानी ट्रांसपोर्टेशन करने में। और साथ ही दोस्तों जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो आप सभी जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत बड़ा शरीर है तो तुरंत जो वो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, तो ये डिफ्यूजन जो वो इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवार्ड्स लाइट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो इस तरह से आपको देना पड़ेगा कि जैसे इसमें पूछा हुआ लीव्स जो है वो सेंसिटिव प्लांट के जो मूवमेंट जो है वो तुरंत कर लेते हैं, या फिर जैसे शूट जो वो लाइट के प्रति जो वो मूवमेंट कर लेता है, तो उसका क्या कारण पूछ रहा है, ये कैसे करता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कि जैसे संवेदनशील पौधे की पत्तियाँ हैं यानी सेंसिटिव प्लांट की पत्तियों की जो गति होती है दोस्तों वो नास्टिक गति होती है, और जबकि प्रकाश की और शूट की गति जो वो दोस्तों उष्णकटिबंधीय गति जो वो रहती है। और उसका कारण ये है दोस्तों कि जो
सेंसिटिव प्लांट्स की पत्तियां हैं वो गति स्पर्श के कारण जो वो होती है, और जबकि प्रकाश की और जो वो ये शूट यानी प्रो की गति जो है वो दोस्तों प्रकाश के कारण होती है। इसी कारण जो है वो ये संवेदनशील पौधे यानी सेंसिटिव प्लांट की पत्तियां जो वो गति तुरंत करती है और इसमें इनकी पत्तियां जो वो मुरझा जाती है, और जबकि प्रकाश की और शूट यानी प्रो की गति जो वो एक वृद्धि के कारण होती है दोस्तों, और इसी कारण वो जो वो गति करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इन अ ह्यूमन बॉडी एंड नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। तो दोस्तों क्वेश्चन जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इन अ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में यूरिन बनाने का क्या पर्पज़ है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस्ड बनते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, या आपका और भी बेस्ड चीज़ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। इन चीज़ों को जो वो बाहर निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, तो इसीलिए यूरिन जो वो बनता है और उसको हम बाहर जो वो रिलीज़ कर देते हैं। और उसके बाद यह नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द और यूरिन, और वो उस ऑर्गन का नाम बताएं जहाँ पर यूरिन जो वो स्टोर रहता है और रिलीज़ जो वो यूरिन करता है। तो दोस्तों यूरिन को स्टोर करने का और रिलीज़ करने का काम जो है वो आप सभी जानते हैं ये होंगे, यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी मूत्राशय होता है जो यूरिन को बाहर भी निकालता है। उसके बाद और में दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन कि विच हार्मोन इज़ प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। तो यहाँ पर जो दोस्तों प्लांट के हार्मोन के बारे में पूछा हुआ है कि प्लांट में बहुत सारे भाग ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है, तो बोल रहा है वहाँ पर कौन सा हार्मोन होता है। तो सेल डिवीजन के लिए दोस्तों साइटोकाइनिन जो वो हार्मोन जो वो कार्य करता है, और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट यानी ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन जो वो दोस्तों AVA यानी एब्सिसिक एसिड होता है, ये कार्य करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों सेक्शन सी में क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द 3 मीडिया आर गिवन बिलो। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ दोस्तों 3 मीडियम है ABC, और इसमें क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों नीचे कि पहला है और रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो 3 मीडिया दिए हुए हैं A, B और C, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक रे जो A से B के मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और दूसरी रे है जो कि B से C के मीडियम में ट्रैवल कर रही है। अब इसमें आगे पूछा हो कि इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टिव रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो बोल रहा है इन दोनों केस में से पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, इन दोनों केस में से किस में रे जो है वो नॉर्मल की तरफ को वेंड करेगी। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर A मीडिया जो है वो उसमें इंडेक्स इसका 1.6 है और B मीडिया जो वो 1.8 है, यानी जो 1.6 से जब 1.8 यानी A से B में जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर ये रे जो है वो दोस्तों इसकी तरफ को बेंड करेगी दोस्तों। और उसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि A से B मीडियम में जब जाएगी क्योंकि तो B मीडियम जो वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू A मीडिया। और उसके बाद दिया हुआ अगला प्रश्न दोस्तों, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम आल्सो गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यहाँ पर आगे पूछा हुआ दोस्तों कि यहाँ पर किस केस में जो है वो यहाँ पर लाइट की स्पीड जो वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये दूसरा केस है ना, जब रे जो है वो B से C में जाएगी, B से C में जा रही है, तब जो है वो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करेगी दोस्तों। उसका कारण ये है कि जब B से C में जाएगी तो B का मीडियम जो है वो डेंसर है और C मीडियम जो है वो लाइटर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू B, इसलिए उसकी स्पीड जो है वो जैसे ही वो C मीडियम में जाएगी तो वो इंक्रीज़ करेगी दोस्तों। उसका कारण मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो डेंसर और लाइटर मीडियम है, इसी कारण ऐसे स्पीड जो वो इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ दोस्तों कि बोल रहे हैं कि इसके स्थान पर आप जो वो इसको भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि वाई इज़ टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सभी आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिकल फिलामेंट होता है, तो ये फिलामेंट जो है दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। और ये टंगस्टन धातु का बोल रहा है फिलामेंट इसलिए बनता है दोस्तों क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतने कभी करंट जो वो बढ़ता है, कभी जो वो करंट जो वो कम होता है, तो ज़्यादा करंट को भी कम करंट को भी जो वो सहन कर सके, यानी उसमें जो वो ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। इसीलिए जो टंगस्टन है दोस्तों उसका इस्तेमाल किया जाता है। टंगस्टन की जो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है, क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। और कोई सोल्यूशन है उसका X सब्सटेंस जो वो आपने वाइट वॉशिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन पूछा हुआ नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो वो X सब्सटेंस जो वो कौन है दोस्तों जो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और आगे पूछा हुआ दोस्तों राइट इट्स फार्मूला, तो इसका फार्मूला जो दोस्तों CaO होगा।
उसके बाद इसी प्रश्न का दूसरा भाग है दोस्तों, राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन ए अबव द वाटर, अबव विद वाटर। बोल रहा है ये जो एक्स सब्सटेंस है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया कैल्शियम ऑक्साइड। बोल रहा है इसका रिएक्शन जो वो आपने वाटर के साथ करना है H2O, तो दोस्तों इसमें बन जाएगा CaOH का होल 2, यानी वो बुझा हुआ चूना जो वो बन जाएगा। तो ये समीकरण बन गया। उसके बाद अलग एक और क्वेश्चन दिया दोस्तों, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड विच लीड टू दी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। आप सभी देखते होंगे कि हमारे आसपास जो वो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो बोल रहा है कि कार्बन के दो कौन से गुण है जिसके कारण ये बहुत सारे कंपाउंड जो वो बनते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होगी दोस्तों टेट्रा बैलेंसी, यानी कार्बन की जो वो 4 बैलेंसी होती है। और दूसरी है दोस्तों कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है दोस्तों कि ये कार्बन के बीच में चेन बना सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट मे बी कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट शोइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ ह्यूमन बींग। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा यस द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ अ मैटर ऑफ चांस एंड नाइदर पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाइल्ड होता है, उसके सेक्स के लिए जो है वो कोई भी पेरेंट्स जो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय विच स्पर्म फर्टिलाइजेज दी एग। यानी ये डिपेंड करता है कि स्पर्म जब एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो देर इज़ अ इक्वल चांस, उससे इक्वल चांस हो जाते हैं कि वो चाइल्ड जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। वो डिपेंड करता है एक्स और वाई क्रोमोसोम पर। तो इसका डायग्राम जो वो इसमें आगे पूछा हुआ है, इसका आपने जो वो ये डायग्राम बनाना है। बोल रहा है कि डिटर्मिनेशन की आपने फ्लो चार्ट बनाना है, तो इसका डिटर्मिनेशन आ जाएगा दोस्तों। जैसे मेल का आता है एक्स वाई और फीमेल का आएगा एक्स एक्स। तो यहाँ पर जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी दोस्तों, तो एक एक्स जो वो इस एक्स के साथ जा सकता है, ये संभावना है, और दूसरा जो वो इस एक्स के साथ वाई जो वो जा सकता है। तो यानी चाइल्ड जो वो एक एक्स एक्स का भी हो सकता है और एक एक्स वाई, यानी जब एक्स एक्स होगा तो वो सीधी सी बात है वो फीमेल होगी, और एक्स वाई होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। तो ये संभावना जो वो बन जाती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता लग रहा है दोस्तों, एक्सटर्नल मीन वो फीमेल की बॉडी के बाहर होगी फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। तो एग्जांपल के तौर पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या आता है, ह्यूमन बींग और बहुत सारे एनिमल्स जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल आ जाएंगे दोस्तों, जैसे फ्रॉग है, फिश है, उसमें जो वो फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक फूड चेन दी हुई है, लीफ, कैटरपिलर, कैमलियन, स्नेक, आगे दिया हुआ है मैंगूस। तो यहाँ पर इससे संबंधी जो है वो क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग ही तरह के क्वेश्चन जो इस बार बनाए हुए हैं। तो इससे ये संभावना बन रही है कि आपके जो मार्च में पेपर होंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें जैसे दिया हुआ दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज़ 100 जूल। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल बनाए हुए हैं, यानी पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ट्रॉफिक लेवल ये है। तो बोल रहा तीसरे ट्रॉफिक लेवल में मान लो 100 जूल जो वो एनर्जी है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा तो पहले यानी ये प्रोड्यूसर है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, ये प्रोड्यूसर है, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, और बोल रहा है कि आप इस आंसर को जो वो जस्टिफाई भी करिए। जैसे इसमें दिया हुआ दोस्तों कि तीसरे लेवल पर 100 जूल जो वो एनर्जी है, तो पहले लेवल पर कितनी होगी। अब सीधी सी बात है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे 10% एनर्जी फ्लो प्रिंसिपल, यानी 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 जूल अगर तीसरे ट्रॉफिक लेवल में है, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जो है वो दोस्तों 1000 जूल एनर्जी थी, और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में दोस्तों 10,000 जो वो दोस्तों एनर्जी थी। तो इस तरह से बनेगा डायग्राम दोस्तों कि ट्रॉफिक लेवल 1 में 10,000 जूल एनर्जी जो वो होंगी, और तभी जो वो आपका ट्रॉफिक लेवल 2 में इसका 10% जो जाएगा दोस्तों आगे को 1000, और ट्रॉफिक लेवल 3 में तभी जो है वो 10 जूल एनर्जी जो वो दोस्तों रहेगी। इसलिए आंसर जो वो आपका आएगा 10,000 जूल। उसके बाद इसमें बी क्वेश्चन दिया हुआ, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर 4th ट्रॉफिक लेवल। इसमें पूछ रहा है कि जो आपका ये फूड चेन है, इसमें जो 4th ट्रॉफिक लेवल है, मान लो ये 4th ट्रॉफिक लेवल है, बोल रहा है इससे पहले क्या 2 और ट्रॉफिक लेवल जो वो ऐड हो सकते हैं। तो ये दोस्तों जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रॉफिक लेवल 2 जो वो कैसे अंदर डालेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, जब फूड चेन ही यही है, इसमें 5 ट्रॉफिक लेवल बने हुए हैं, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग देखो हमने यहाँ आंसर निकाला कि यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 1000 है, और यहाँ पर जो वो 100 जूल है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची होगी 10 जूल, और यहाँ पर जो दोस्तों पॉइंट कुछ आएगा या 1 जूल के आसपास आएगा मान लो, ठीक है।
तो अगर बीच में 2 ट्रॉपिक लेवल और होंगे तो वो सारी एनर्जी तो वो भी यूज़ कर लेंगे, तो आगे वाले ट्रॉपिक लेवल तो आएंगे नहीं। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि चौथे ट्रॉपिक लेवल के पीछे जो वो 2 ट्रॉपिक लेवल जो वो और हो सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों 29 है और ये सेक्शन डी शुरू हो गया। व्हाट इज़ कोरोजन एंड व्हाट आर एसेंशियल कंडीशंस फॉर कोरोजन एंड राइट डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कोरोजन की परिभाषा देनी है और कोरोजन यानी संक्षारण की क्या क्या कंडीशन है, तो उसका भी आपने जवाब देना है और उसको आप रोकने के लिए जो वो क्या कर सकते हैं। तो आसान सा आंसर है दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन है। मैं आपको उस उत्तर जो यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एसेंशियल कंडीशन जो वो वाटर एंड एयर रहती है और कोरोजन जो वो प्रिवेंट करने के लिए हम जो वो गैल्वेनाइजेशन यानी यशद लेपन करते हैं दोस्तों, ये ग्रीस लगाते हैं या पेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म मिनरल और गैंग एंड रेंसिडिटी एंड प्रेसिपिटेट। तो दोस्तों वीडियो जो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन के जवाब जो वो आपको नहीं दूंगा, इनके आंसर जो वो यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो वो 15 सेंटीमीटर है और व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये बोल रहा है कि इमेज जो वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो हम जो वो कितनी दूरी पर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसका आंसर जो वो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका कि आपको जो है वो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु रखनी पड़ेगी। और साथ ही इसमें आगे दिया हुआ दोस्तों कि फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब आपने जो वो इसी फॉर्मूले का और इन वैल्यूज़ का दोस्तों इस्तेमाल करके जो वो आगे इसकी मैग्नीफिकेशन जो वो निकालनी है। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट है दोस्तों, नॉर्थ टू साउथ होता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो कुछ इस तरह से होती है, ये आपको पता भी होगा। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपस में कैसे नहीं इंटरसेक्ट करती है। तो दोस्तों आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम जो वो कंपास का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अगर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कंपास जो है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा दिशा को बता रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कंपास जो वो एक टाइम में एक ही दिशा को बताता है, तो इसलिए जो वो संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग विद वेल लेवल्ड डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम जो दोस्तों एक्सक्रीशन का आपका नेफ्रॉन वाला डायग्राम आएगा और उसके बारे में एक्सक्रीशन जो वो आपने समझानी है, उसकी प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड समीर टू रिड्यूस शुगर इंटेक। डॉक्टर ने जो समीर को शुगर का इंटेक डाइट में कम करने के लिए कहा है और डू रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा है। आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड, और ब्लड टेस्ट चेक करने के बाद ये सब कुछ जो वो डॉक्टर ने समीर को कहा है, बोल रहा है। फिर पूछ रहा है कि विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। बोल रहा है अगर शुगर कम करने के लिए बोला हुआ डाइट से, तो ये समीर जो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों डायबिटीज़, यानी जो इसका ब्लड का शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ दोस्तों, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। तो बोला ये कौन सा हार्मोन है जो इस डिजीज़ डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर लेवल को जो बढ़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। और आगे पूछा हुआ है द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन को दोस्तों पेनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट। रैपिड सेल डिवीजन पीछे भी पूछा हुआ दोस्तों, यहाँ पर आएगा साइटोकाइनिन। एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। तो ये जो है वो दोस्तों ABA यानी अब्सिसिक एसिड जो है इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका 10वीं क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर था जो कि HP बोर्ड ने बनाया हुआ है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हो दोस्तों आपका हुबहू ऐसे ही आपको मार्च मंथ में जो वो 10वीं का बोर्ड का साइंस का पेपर जो वो आएगा। तो आप जो वो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से इसका अध्ययन कर लें और इसी को देख के आप जो वो ऐसे ही क्वेश्चन को अपनी किताब से जो वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उनको जो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तभी आपके जो वो अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस पर कोई कमेंट करना अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, और साथ ही अपने क्लासमेट अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर देना। और सबसे अच्छी बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इसी तरह के और भी वीडियो लाता रहूँगा और आपने जो वो अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए होगी, कुछ भी आपको अगर मटेरियल चाहिए होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।